हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AEJE। इस वीडियो में हम लोग SSC JEE का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उसका सिलेबस याद होना चाहिए। उसमें भी हम लोग JEE एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो JEE एग्ज़ाम में जो है वो सिलेबस ओरिएंटेड और एकदम बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर हमारा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे सर्किट लॉ लेते हैं, तो इसमें हमारा जो सर्किट लॉ में सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर पे एप्लीकेबल होता है या फिर हमारा नॉन लीनियर पे, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है इस टाइप से, एकदम बेसिक। तो आज हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सर्किट लॉ का जो है सिलेबस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन बेसिक कॉन्सेप्ट और सर्किट लॉ का होगा। आप लोग जो है बस जितना मैं बता रहा हूँ उसको एक जगह नोट करके और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो पा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी है बेसिक, अगर आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी अगर आप लोगों को पता है तो 50 to 60 70% तक क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे। 50% तो मिनिमम सॉल्व हो ही जाना है जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, जो कि हमारा जो ये एनालिसिस है टोटल प्रीवियस ईयर पैटर्न पे है, कुछ भी बाहर से नहीं होगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए हमारा क्या पूछता है बेसिक कॉन्सेप्ट में। यहाँ हमारा पूछता है सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हमारा किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग का सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस है। ये हमारे दिमाग में रहेगा तो यहाँ से हम लोग सोच पाएंगे कि हमारा जो है रेजिस्टेंस से कितने टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस पे हमारा देखिए सबसे पहले क्या करता है कि हमारा जो है आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए दे देता है कि आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए। उसमें हमारा क्या होता है, सिंपल सीरीज सर्किट भी दे सकता है या फिर हमारा जैसे ये हमारा R3 R2 R1, यहाँ से R ऑफ A B फाइंड आउट करने के लिए दे देगा, ये A और B, ठीक है। सिंपल सीरीज भी दे देगा या फिर हमारा ये हमारा 1 ले लेते हैं। दूसरा सर्किट जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला के दे देगा, ये हमारा A और B है, यहाँ से R ऑफ A B बोल देगा, फाइंड आउट कीजिए, ठीक है दोस्तों। R1 R2 R3। उसके बाद से तीसरा क्या देता है कि डेल्टा दे देता है कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है, स्टार पूछ देता है। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा जो आर इक्विवेलेंट में फ्रेम होता है। चौथा जो है हमारा एक रिलेशन होता है, अगर हमारा डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस एंड तीनों ब्रांच का वैल्यू अगर सेम है, आर 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 ही है, तो इक्विवेलेंट स्टार का क्या होगा, R1 R2 R3 R1 R2 R3। अगर हमारा डेल्टा में क्या है तो रिलेशन एक हमारा यहाँ पे आता है, आर डेल्टा जो होता है 3 टाइम R स्टार होता है। ये रिलेशन यूज करके हम लोग R स्टार फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस में हमारा ये 4 टाइप का क्वेश्चन जो है फ्रेम हो गया। उसके बाद से जो दोस्तों इसमें जो है क्या करता है कि हमारा जो है आर इक्विवेलेंट या फिर हमारा आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी दे देता है। वोल्टेज करंट का वैल्यू गिवन होगा और आर इक्विवेलेंट बोल देगा फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से ओम्स लॉ से V = IR यूज करके हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ, देखिए रेजिस्टेंस में कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम होता है। तो हमारा ये एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद से जो है इसमें आगे पूछता है इंडक्टेंस के बारे में। अब इंडक्टेंस के बारे में देखिए क्या क्या जो है क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है। इंडक्टेंस के बारे में भी सबसे पहले हम लोग को जैसे हमारा इंडक्टेंस का ये नोटेशन हो गया L, ये I ऑफ L करंट हो गया है, A और B पॉइंट है यानी B ऑफ L, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी जो है
हमसे पूछ देता है कि V ऑफ L का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस D ऑफ IT dt। ठीक है, करंट का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें हम लोग इंडक्टेंस के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद से इसमें जो है दोस्तों हम लोग से इंडक्टर करंट का भी वैल्यू पूछ देगा। हमारा यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है, 0 है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/L इंटीग्रेशन 0 to t VLT dt होता है। उसके बाद से जो है इसी में आगे जो है इंडक्टर का जो है इंडक्टेंस का हमारा यूनिट भी पूछता है, हेनरी होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसी स्लाइड में, L = N∅/I। ये कहाँ से आया इसको आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हमारा रिलेशन दे करके, रिलेशन के आधार पे पूछ देता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन देके कि हमारा फ्लक्स और ये इंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, फ्लक्स का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा तो उसमें हमारा इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा। इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा इंडक्टेंस में। उसके बाद से फिर हम लोग ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट वाला पार्ट है इसमें कि हमारा इंडक्टर का ट्रांजिएंट में क्या बिहेवियर है। उसके बाद से हमारा, तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक और पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख दे रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंडक्टर के क्रॉस क्या चेंज नहीं होता है, सडन चेंज ऑफ करंट जो है वो सडन चेंज नहीं होता है, यानी कि चेंज ऑफ करंट जो है हमारा सडन नहीं होगा। यानी कि इसमें हमारा स्टेटमेंट दे देता है कि इंडक्टर में हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, क्या होता है कि करंट को जो है अलाउ करता है या वोल्टेज को अलाउ करता है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर जो है वो सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता है। उसके बाद एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट और है, एट टाइम ऑफ स्विचिंग इंडक्टर एक्ट एज ए ओपन सर्किट। एट टाइम ऑफ स्विचिंग इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। उसके बाद से जो है ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिएंट वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ लिख लेते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन 0 है या फिर एनर्जाइज इंडक्टर है तो वो एक टेम्पोररी करंट सोर्स किस तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर, एनर्जाइज इंडक्टर एक्ट एज, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ सब चीज़ क्योंकि हमारा जो है ओवरव्यू चल रहा है, टेम्पोररी करंट सोर्स में बस बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना अगर नोट करना होगा तो। बस मैं बोल रहा कि आप लोग बस चेक करना कि जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन सही में आता है या फिर नहीं। ठीक है, लास्ट जो है कभी कभी क्या पूछता है कि कितना जो है एनर्जी स्टोर के इंडक्टर, तो उसका फॉर्मूला होगा ½ Li²। आई का और एल का वैल्यू गिवन होगा, वहाँ से हम लोग को एनर्जी पूछ देता है। तो यहाँ हमारा इंडक्टर का जो है पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद कैपेसिटेंस है, एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, तीनों फैक्ट के लिए क्या फैक्टर अफेक्ट करता है वो चीज़। तो कैपेसिटर में भी जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक फार्मूला होता है Q = CV। ठीक है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, Q का वैल्यू चार्ज दे देगा और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा और कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछ देगा। एक और फार्मूला होता है C का, εA/d। यहाँ से हम लोग को रिलेशन दे देता है कि एरिया बढ़ाएंगे तो C क्या होगा, D घटाएंगे तो C क्या होगा। स्टेटमेंट देके हमसे पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा और वहां से पूछ लेगा। उसके बाद से जो है जो दोस्तों यहाँ पे हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये भी फार्मूला पूछता है। फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन पूछ देगा, पता होना चाहिए।
करंट अक्रॉस कैपेसिटर, उसके वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, सी डी बी सी अपॉन डी टी। मिनिमम इतना चीज पता होना चाहिए। उसके बाद से इसमें स्विचिंग के टाइम इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट। इंडक्टर जो है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, जैसे कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता था। सडन चेंज का चीज़ का, वोल्टेज का, ये बस ओवरव्यू है। आप लोग एक बार बस प्रीवियस ईयर से मैच करवाना कि जब मैं बोल रहा हूँ उसका स्टेट मतलब कितना उसमें से पूछा गया या नहीं पूछा गया। इतना पता हो गया दोस्तों इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में। ट्रांजिएंट वाला पार्ट नहीं पूछता है कि हमारा जो है ट्रांजिएंट में क्या, स्टेडी स्टेट में क्या, वो सब जो है यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। उसके बाद से जो है दोस्तों हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है, एक्सी का जो फार्मूला होता है 1/G ओमेगा सी होता है। अगर हमारा डीसी सप्लाई है तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इनके 1/0 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनाइट। एक्सी का वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है डीसी के लिए। वैसे ही एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्स ऑफ एल, जी ओमेगा एल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा का वैल्यू 0 होता है, एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। ये हमारा बेसिक इतना ही पूछता है। उसके बाद से जो है यहाँ पे हम लोग को जो है एक बेसिक पॉइंट याद रखना है। 1 कूलम जो होता है वो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये रिलेशन पता होना चाहिए। उसके बाद से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। इसका यूनिट क्या होता है कंडक्टेंस का, जी का यूनिट जो होगा वो महो होता है या फिर सीमेंस होता है, या फिर इसको हम लोग ओम इनवर्स भी बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग कंडक्टिविटी जो होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। अब कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो यहाँ पे हम लोग कितना चीज़ सीख रहे हैं, यहाँ पे एक जो कंडक्टिविटी में हम लोग 4 पॉइंट सीखे। पहला कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी में रिलेशन, रेजिस्टिविटी का यूनिट। अब रेजिस्टिविटी के यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिविटी का यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो 1/ओम को हम लोग क्या लिखते हैं, महो। महो क्या होता है, 1/ओम ही होता है। ठीक है, 1/ओम क्या होता है, महो। यानी कि कंडक्टिविटी का जो है यूनिट क्या होगा, महो पर मीटर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं सीमेंस मीटर। ये भी हम लोग को पता होना चाहिए इतना। पावर का जो है वो यूनिट क्या होगा, वाट होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एनर्जी है VIT होता है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। इतना हम लोग को मिनिमम पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोग स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये ओवर भी मैं बता रहा हूँ, स्टार टू डेल्टा, फिर इसमें हम लोग डेल्टा टू स्टार दोनों देखेंगे। अब देखिए स्टार टू डेल्टा, स्टार जो है हमारा कैसा नेटवर्क होता है कनेक्टेड, वो देखिए ये हमारा स्टार कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट पे तीनों ब्रांच मिला, R2 R3 A B C। इसको हम लोग क्या करना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ABC R13 R12 R23 या 32 जो भी। तो देखिए R12 का जो वैल्यू होगा R1 इंटू R2 प्लस
R2 इंटू R3 होगा R3 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R3। R13 का जो वैल्यू R12 हो गया, R13 का जो वैल्यू होगा सेम ही होगा R1 R2, बस नीचे डिनोमिनेटर में R2 आ जाएगा प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाई R2। उसके बाद से यहाँ पे R23 का जो वैल्यू होगा डिनोमिनेटर में R1 आ जाएगा, ऊपर में हमारा सेम ही रहेगा। ये हमारा हो गया स्टार टू डेल्टा। अब देखिए, अब हम लोग को डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे। अगर डेल्टा में हमारा ए बी सी R13 R21 R3 टू गिवन है, उसको हम लोग को R1 R2 R3 में कन्वर्ट करना है, ए बी सी, यानी कि डेल्टा टू स्टार। ठीक है, R1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा R13 इंटू R12 या R21, जो कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, R12 प्लस R31 प्लस, या R31 लिखिए या फिर R13 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, R32। ठीक है, R2 का वैल्यू हमारा जो है क्या होगा R12 R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R32 प्लस R21। R3 का जो वैल्यू होगा R13 इंटू R32 R12 प्लस R32 प्लस R31। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग R13 लिखे या फिर R31 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन फाइंड आउट करना हम लोग को कि R डेल्टा जो होगा वो R स्टार बाई 3 कैसे होता है। देखिए, इसमें हमारा अगर तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर होगा डेल्टा में, वो क्या होगा 3 टाइम ऑफ R स्टार होगा। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे स्टार टू डेल्टा हम लोग कन्वर्ट किए हैं, यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल कर देते हैं R1 R2 R3 का R, तब हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा। आप लोग एक घर पर ट्राई कीजिएगा, R डेल्टा जो होगा 3 टाइम R स्टार होगा। कब? जब तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल होगा R के। जब R1 R2 R3 जब इक्वल होगा R के, तब हमारा जो है रिलेशन आ जाएगा ये वाला। आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार। ये सिर्फ हमारा R एंड L के लिए है। C के लिए क्या हो जाएगा, जब हमारा कैपेसिटर होगा C डेल्टा जो होगा C स्टार बाई 3 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब जो है दोस्तों, इसी में आगे हम लोग AC एनालिसिस के बारे में नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग AC एनालिसिस में जो हम लोग रेजोनेंस, सीरीज पैरेलल, सीरीज जो कुछ भी है हमारा, नेटवर्क थ्योरम, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। इतना तक आप लोग समझ गए। अब जो है दोस्तों, नोड, KCL, KVL, ये सब हम लोग देखते हैं। नोड जो है हमारा, नोड जो डिफाइन होगा, जब दो ब्रांच किसी पॉइंट पे मिलेगा तो हमारा क्या होगा, सिंपल नोड होगा। अगर मोर देन 2 ब्रांच किसी पॉइंट पे मिलेगा, वो हमारा प्रिंसिपल नोड होगा। ठीक है, अब जो है यहां पे हम लोग KCL देखते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में पढ़े होंगे। इसमें हमारा 2 ही पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसी पे हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। एक क्या, इनकमिंग करंट किसी भी नोड पे, इनकमिंग करंट किसी भी नोड के ऊपर क्या होगा, इक्वल होगा आउटगोइंग करंट का। या फिर इसी स्टेटमेंट को घुमा के बोलता है कि जितना भी करंट हमारा किसी भी नोड पे, सम ऑफ ऑल करंट्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा। वहां से डायरेक्शन से हम लोग देख लेंगे कौन इनकमिंग है तो पॉजिटिव, आउटगोइंग है तो निगेटिव। उसके बाद से KCL में पूछता है कि KCL में
हमारा चार्ज का कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी का, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि चार्ज का कंजर्वेशन होता है। इस स्टेटमेंट में दे देता है I इक्वल टू 1 to n, I ऑफ n इक्वल टू 0। ये KCL का स्टेटमेंट है। सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड क्या होगा, 0 होगा। इतना ही हमारा KCL से पूछा जाता है। KVL से जो है वो दोस्तों क्या पूछा जाता है, KVL का स्टेटमेंट होता है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा, यानी कि वोल्टेजेस जो है क्लोज पाथ के अंदर क्या होगा, 0 के बराबर होगा सम ऑफ। ठीक है। उसके बाद से इसमें जो दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि हमारा जो है इसमें क्या चीज़ एनर्जी कंजर्व होगा या फिर चार्ज, तो हमारा इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्यों एनर्जी का क्यों चार्ज का, KCL KVL के स्टेटमेंट वाला में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से जो है दोस्तों हमारा नोडल और मेश एनालिसिस होता है। वहाँ से भी एक पॉइंट पूछ देता है, स्टेटमेंट ही पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। नोडल एनालिसिस, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये सीख ले कि नोडल एनालिसिस। इसमें हमारा पूछता है कि अगर हमारे क्लोज लूप सर्किट में 5 नोड गिवन है तो कितना इक्वेशन होगा। तो इसमें जो इक्वेशन होता है, नंबर्स ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नोडल एनालिसिस, नंबर्स ऑफ इक्वेशन जो होगा वो क्या होता है, नोड -1 के बराबर होता है। यानी कि 5 नोड है तो 5 - 1, 4 जो है इक्वेशन हम लोगों को लगेगा। उसके बाद से नोडल एनालिसिस जो है इसमें KCL एंड ओम्स लॉ एक साथ अप्लाई होता है। उसके बाद से ये प्लेनर और नॉन प्लेनर के दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क्स। ठीक है, इतना हम लोग को पता होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद से जो है हमारा आता है मेश एनालिसिस, मेश या लूप एनालिसिस। मेश और लूप में अंतर होता है, उसको हम लोग ध्यान में रखना होगा। देखिए इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है टोटल नंबर्स ऑफ लूप्स के बारे में। उसका फॉर्मूला सिंपल, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। ब्रांच का वैल्यू पता है, नोड का वैल्यू पता है, तो हमारा नंबर्स ऑफ टोटल लूप फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद से ये जो है हमारा सिर्फ प्लेनर नेटवर्क्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस जो है वो बेस्ड होता है, बेस्ड होगा KVL एंड ओम्स लॉ के ऊपर। नोडल जो है KCL और ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, इतना जो है हम लोगों को इसमें हम लोग देख लिए। उसके बाद से जो है हमारा आगे जो है दोस्तों एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के बारे में पढ़ना होता है। वोल्टेज सोर्स में इसमें हमारा पूछता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स में RS का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आइडियल करंट सोर्स में सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ये 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ये भी हमारा एग्जाम में पूछता है, स्टेटमेंट देके पूछ लेगा। उसके बाद से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन का भी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब वो आपको नहीं भी पता है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन, लेकिन आना चाहिए, इजी हो जाता है, टाइम का बचत होता है। वोल्टेज डिवीजन सीरीज के लिए यूज होता है, करंट डिवीजन पैरेलल के लिए यूज होता है। ये हमारा इसमें करंट डिवीजन यूज होगा दोनों सर्किट में, 1 और 2 में करंट डिवीजन यूज होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। उसके बाद से दोस्तों वोल्टेज बस आसान जो है ना नेटवर्क देके आपसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। बस आप लोग उसमें आपको पता है करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन, तो बस 1 मिनट में निकाल लेंगे, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज डिवीजन जो है वो सीरीज सर्किट्स के लिए अप्लीकेबल होता है, जैसे हमारा इसमें वोल्टेज डिवीजन यूज होगा। ठीक है दोस्तों, C1 C2 R1 R2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस मैं पैटर्न बता रहा हूँ, आप लोग मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप लोग खुद प्रीवियस ईयर चेक करिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। इसी में से जो है हर साल जो है सेट
1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 कहीं पे भी जो है यहीं से क्वेश्चन को जो है वो पुटअप किया जाता है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट में हमारा जो है ये डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो इसमें होगा एसी वाला पार्ट होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इतना समझ में आ गया। उसके बाद से जो है दोस्तों हमारा कुछ थ्योरम्स का बेसिक पूछ देता है नेटवर्क थ्योरम्स में। तो उसमें मैंने आइडियल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में बता दिया, और मैक्सिमम पावर थ्योरम के बारे में कुछ पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम का जो है वो स्टेटमेंट क्या है, या क्या मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बोलता है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है हमारा वेरिएबल लोड के लिए एप्लीकेबल होता है सबसे पहले। मतलब हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर जो है लोड के अक्रॉस डिलीवर हो, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है। उसके बाद से इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा ये सर्किट है, RS है, RL है, V है, तो हम लोग क्या करते हैं कि RS का जो वैल्यू है मिनिमम टू मिनिमम रखेंगे, तब हमारा जो है लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, अगर हमारा RL वेरिएबल नहीं है तो। ठीक है। रेजिस्टिव लोड के लिए हमारा Vmax का पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH। अब VTH और RTH क्या है, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसको हम लोग जब थेवेनिन पढ़ेंगे तब थ्योरम्स में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम पावर में हमारा जो इफिशियंसी हो सकता है 50% हो सकता है, 50% जो है हमारा वो लॉस में चला जाता है। ठीक है। इसमें हम लोग RS को मिनिमम टू मिनिमम रखने का, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को मिनिमम टू मिनिमम रखने का कोशिश करते हैं। उसके बाद से एक दो स्टेटमेंट इसमें हमारा पूछ देता है, जैसे कि हमारा टेलीगन्स थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट पूछ देगा। इसमें क्या पूछेगा कि हमारा जो है ये किस पे बेस्ड है, तो ये KVL और KCL पे बेस्ड है। उसके बाद से इसमें क्या होता है, पावर जो है वो हमारा इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी कि पावर यानी कि VKI एलम्प्ड नेटवर्क अलजेब्रिक सम ऑफ पावर्स इक्वल टू 0 टेलीगन्स का स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद से जो है कभी कभी मिलीमेंस थ्योरम का भी स्टेटमेंट पूछ देता है। इसमें जो है होता है कि n थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इन पैरेलल कैन बी रिप्लेस्ड बाय थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। उसके बाद से हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी पूछ देता है इसका स्टेटमेंट। लेकिन हमारा जो है इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इसमें पहला है, इसका बस स्टेटमेंट ये वाला ही पॉइंट पूछता है। मिलीमेंस का भी हमारा जो है रिप्लेस्ड बाय सिंगल एलिमेंट्स, ये भी पूछ देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सुपरपोजिशन होता है। ये हर साल पूछा जाता है कि ये लीनियर के लिए होता है या सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और जो है एक और इसमें थ्योरम्स पढ़ना हम लोग को, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन। तो थेवेनिन्स और नॉर्टन में हमारा थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल जो है VTH एंड RTH फाइंड आउट करने के लिए, न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन खोल के देखिएगा, जब 30 या 25 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारा ये थ्योरम से 4 या 5 नंबर का 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है न्यूमेरिकल लेकर के। और हमारा जो KCL KVL एंड नोडल मेश से जो है नोडल एनालिसिस यूज करके हमारा 2 से 3 नंबर। न्यूमेरिकल भी जो है बेसिक एक फार्मूला पुटिंग पूछता है 5 से 6 नंबर का, वो यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा स्टार और डेल्टा सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद से जो है पावर कैलकुलेशन में हमारा पूछा जाता है कि पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है। देखिए स्टार और डेल्टा में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखेंगे, स्टार सिस्टम और डेल्टा सिस्टम, जे एग्जाम के लिए।
VL जो होगा √3 टाइम फेज वोल्टेज होता है स्टार के लिए, ठीक है। यानी कि लाइन वोल्टेज जो होगा √3 टाइम क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। और करंट जो होगा, लाइन और फेज करंट सेम ही होगा। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा सिस्टम में हमारा लाइन करंट और फेज करंट क्या होगा, सेम होगा। सॉरी, लाइन और फेज वोल्टेज, सॉरी और लाइन करंट के साथ फेज का रिलेशन क्या होता है, IL इक्वल टू √3 IPH। मतलब इतना हम लोग को मिनिमम पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जब इससे ऊपर के एग्जाम को देंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे फेज लीड करता है, कहाँ पे लैग करता है, या जो कुछ भी था। लेकिन JEE लेवल में इतना काफ़ी है बहुत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। इतना जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद से एक जो है कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि बैलेंस लोड से क्या समझते हैं। हमारा लोड ठीक है, बैलेंस लोड का मतलब होता है अगर लोड की तरफ में जितना भी फेज है, ठीक है, ईच फेज इफ लोड इन ईच फेज इज द सेम, ठीक है, लोड जो होगा ईच फेज में हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब लोड में क्या होता है, जैसे हमारा रेजिस्टिव लोड है या RL लोड है, ठीक है, यानी कि जितना भी फेज है, जैसे हमारा 3 फेज हो गया यहाँ पे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है, Z1, Z2, Z3। बैलेंस कब होगा लोड हमारा, ये लोड साइड में है, ठीक है। जब तीनों फेज, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों फेज में जब हमारा सेम इम्पीडेंस और पावर फैक्टर होगा, यानी कि Z1, Z2, Z3 तीनों बराबर होगा, φ1, φ2, φ3 बराबर होगा, यानी कि हमारा पावर फैक्टर और जो है इम्पीडेंस का वैल्यू जब सेम होगा तब क्या बोलेंगे हम लोग, लोड हमारा बैलेंस है तीनों फेज के अंदर, ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। इसमें जो है पावर मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं, यानी कि 3 पेज हम लोग जब पावर कैलकुलेशन करते हैं 3 पेज में, तो हम लोग 2 वाट मीटर मेथड से करते हैं। उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। W1 का जो वैल्यू आता है वाट मीटर 1 के, यानी कि 3 पेज है तो 2 वाट मीटर से ही हम लोग जो है पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W1 का जो वैल्यू होगा VL/IL साइन 30 प्लस फाई, 30 डिग्री प्लस फाई। W2 का जो वैल्यू होगा VL/IL साइन, सॉरी कॉस नहीं, यहाँ पे होगा कॉस 30 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। और टोटल पावर जो होगा W1 प्लस W2 के बराबर होगा, क्योंकि हमारा जो 3 फेज है हम लोग 2 वाट मीटर लगा करके ही हम लोग यहाँ पे पावर का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो दोनों वाट मीटर का सम हम लोग टोटल पावर देगा। तो W का जो वैल्यू होगा जो पावर का √3 VL/IL cos फाई, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों को लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और पावर फैक्टर का वैल्यू पता है तब हम लोग टोटल पावर निकाल सकते हैं 3 पेज पावर किसी भी सर्किट का, ठीक है। ये हमारा एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर। यहाँ पे जो है रिएक्टिव पावर का वैल्यू क्या होगा, रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होगा √3 VL/IL साइन फाई। यहाँ से हम लोग रिएक्टिव पावर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा फेज सीक्वेंस जो होता है RYB होता है। RY के बीच में 120, YB के बीच में 120, यानी कि ये हमारा 120 डिग्री होना चाहिए दोनों फेज के बीच में। यहाँ तक हम लोग जो है जितना भी चीज़ पढ़े, आप लोग जो है एक बार प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के आप लोग चेक करेंगे कि हमारा जो बताया हुआ है इसमें से कितना जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग AC एनालिसिस का क्या क्या पूछता है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग जो है
अंतिम तक वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना जो है ये फायदेमंद रहा सिलेबस का डिस्कशन करना आपके लिए। और एक बार जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के चेक कीजिएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि आपके लिए ये रिलेवेंट है या नहीं है, उसी अनुसार मेरा वीडियो नेक्स्ट आएगा। थैंक यू।